नमस्कार दोस्तों, राजश्री एजुकेशन चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्तों। आज मैं आपको पश्चिमी विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल के शासन, राज्य, लोकतंत्र संबंधित जो विचार थे उसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मेरे दोस्तों। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों। मैं आज आपको जॉन स्टुअर्ट मिल के जो शासन संबंधी विचार है, जो राज्य संबंधी विचार है और जो लोकतंत्र संबंधी विचार है उसके बारे में बताने जा रहा हूं मेरे दोस्तों। जॉन स्टुअर्ट मिल का समय देखा जाए तो 1806 से लेकर 1873 का समय है मेरे दोस्तों। जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसे किस नाम से जान सकते हैं, तो इसे व्यक्तिवाद व स्वतंत्रता का मसीहा आपसे पूछा जा सकता है कि व्यक्तिवाद वह स्वतंत्रता का मसीहा किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन आएंगे, मिल आ सकता है, बेंथम आ सकता है, ऑप्शन में जॉन स्टुअर्ट आ सकता है, जॉन ऑस्टिन आ सकता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है मेरे दोस्तों, क्योंकि उसने व्यक्तिवाद दिया, अभी मैं बताऊंगा उसका व्यक्तिवाद क्या है। ठीक है, और उसने स्वतंत्रता के बारे में अपने विचार दिए जो मैंने पहले आपको वीडियो के अंदर बता दिया था। तो स्वतंत्रता के अंदर कौन सी स्वतंत्रता के बारे में बात करता है? वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता मेरे दोस्तों? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में वो बात करता है, इसीलिए उसको व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता का मसीहा कहा जाता है। क्योंकि वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्यों देना चाहता है? ताकि लोगों का क्या हो सके, भला हो सके, उनको सुख मिल सके, उनके चरित्र का विकास हो सके। ठीक है, मानवीय गुण आ सके। ठीक है मेरे दोस्तों, नैतिक विकास हो सके, इसीलिए तो वो क्या है, व्यक्तिवाद हो गया ना। तो इसीलिए जॉन स्टुअर्ट मिल को लोगों ने, विद्वानों ने क्या कहा था? व्यक्तिवाद व स्वतंत्रता का मसीहा कहा जाता है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपना स्वतंत्रता संबंधी विचार कौन सी बुक में दिया? तो आपका आंसर आना चाहिए ऑन लिबर्टी। कौन सी बुक में दिया? ऑन लिबर्टी बुक में दिया। इस बुक को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? ऐसे ऑन लिबर्टी के नाम से भी जानते हैं, या ट्रीटाइज ऑन लिबर्टी, या ट्रीटाइज ऑन लिबर्टी के नाम से भी जानते हैं। तो ऑन लिबर्टी आप ये याद रखना, इसके अंदर जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचार दिया मेरे दोस्तों। इसको व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता का क्या कहा जाता है? मसीहा कहा जाता है मेरे दोस्तों। आगे अपने मूल बिंदु पे बात करते हैं अपन। जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग प्रतिनिधि शासन व्यवस्था क्या है? ठीक है मेरे दोस्तों, प्रतिनिधि शासन व्यवस्था क्या है? जॉन स्टुअर्ट मिल ने प्रतिनिधि शासन व्यवस्था का विचार अपनी कौन सी बुक में दिया? तो आपको याद रखना है, कंसीडरेशन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बुक के अंदर उन्होंने अपना प्रतिनिधि शासन व्यवस्था संबंधी विचार दिया। तो ये याद कर लेना आप लोग मेरे दोस्तों। कंसीडरेशंस रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट
गवर्नमेंट। कंसिडरेशंस रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बुक के अंदर प्रतिनिधि शासन व्यवस्था संबंधी विचार अपने इसके अंदर जॉन स्टुअर्ट मिल देते हैं। ये बुक कब प्रकाशित हुई थी? 1861 के अंदर प्रकाशित हुई थी। ये तारीख भी आप याद रखना मेरे दोस्तों। तो जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग प्रतिनिधि शासन व्यवस्था क्या है? एक मैं आपकी जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग ही मैं आपको एक परिभाषा लिखवा देता हूँ, एक कोटेशन लिखवा देता हूँ, एक कथन लिखवा देता हूँ ताकि समय बच जाए और आपके समझ में भी आ जाए मेरे दोस्तों। वैसे प्रतिनिधि शासन व्यवस्था क्या है हम सब जानते हैं, भारत के अंदर लोकतंत्र है। मिल प्रतिनिधि शासन व्यवस्था के बारे में क्या कहता है कि प्रतिनिधि सरकार व शासन वह व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जन समुदायों या अधिकांश अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अंतिम नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करता है। नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करता है। दोस्तों जॉन स्टुअर्ट मिल प्रतिनिधि शासन व्यवस्था के बारे में क्या कहता है कि प्रतिनिधि सरकार वह शासन वह व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जन समुदायों या अधिकांश अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा पूरे के पूरे समुदाय और पूरे के पूरे अधिकांश लोग द्वारा अंतिम नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी कि ये जो समुदाय है, जो लोग हैं, वो अपनी सुख सुविधा का लाभ कैसे उठाते हैं, अपने अधिकारों के बारे में कैसे जानते हैं, अपनी शक्तियों के बारे में कैसे जानते हैं, सार्वजनिक चीज़ों का प्रयोग कैसे करते हैं, किनके द्वारा करते हैं? प्रतिनिधियों के माध्यम से। ठीक है मेरे दोस्तों। तो वो कहना चाहता है कि एक जो संप्रभुता होती है, जो कानून नियमों की जो संप्रभुता है, वो प्रतिनिधियों में आती है और प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग समुदाय उस संप्रभुता का प्रयोग करते हैं, उस शक्ति का प्रयोग खुद करते हैं लोग। ठीक है। तो प्रतिनिधि सरकार वह शासन वह व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जन समुदायों या अधिकांश अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अंतिम नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करते हैं। अर्थात जो भी कानून व्यवस्था बनती है उसका हम लोग प्रतिनिधियों के माध्यम से उसका पालन करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा भला हो सके। तो ये प्रतिनिधि शासन व्यवस्था मिल के अकॉर्डिंग है। वैसे भी आप देख लो, अपने MP MLA होते हैं, वो अपने प्रतिनिधि होते हैं, तो वो हम तक सरकार की कानूनी व्यवस्था को कैसे लागू करते हैं और हमारे तक वो कैसे पहुंचती है, वही बात जॉन स्टुअर्ट मिल कहना चाहता है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बात करते हैं। जहां बेंथम ने प्रतिनिधि शासन व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए गलत माना था, वहीं जॉन स्टुअर्ट मिल प्रतिनिधि शासन व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा माना मेरे दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो लोकतंत्र है, या मैं प्रतिनिधि शासन व्यवस्था की शर्तें बता देता हूं।
जो लोकतंत्र है, प्रतिनिधि शासन व्यवस्था, प्रतिनिधि शासन व्यवस्था में जो सरकार होती है, जो सरकार होती है, ठीक है मेरे दोस्तों, प्रतिनिधि शासन व्यवस्था में जो सरकार होती है, अपन ये कह सकते हैं कि प्रतिनिधि शासन व्यवस्था का वो क्या अर्थ लगाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये सॉरी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रतिनिधि शासन व्यवस्था। अर्थात प्रतिनिधि शासन व्यवस्था में जो सरकार बनती है, जो लोकतंत्र होता है, उसकी शर्तें क्या है, शर्तें क्या है, ठीक है। शर्तें जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग 3 है, ठीक है, 1, 2 और 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, तो आप इसको नोट कर लेना चाहिए कि भाई पहली शर्त है कि बाधाएं नहीं होनी चाहिए, बाधाएं नहीं होनी चाहिए, बाधाएं नहीं होनी चाहिए। बाधाएं नहीं होनी चाहिए का मतलब यह है कि जनता जैसा चाह रही है, समझ में आ गया, जनता जैसा चाहती है, सरकार से जैसी अपेक्षा रखती है, तो सरकार को वैसे ही कानून नियम बनाना चाहिए मेरे दोस्तों। तो जनता की इच्छा के अकॉर्डिंग कानून नियम सरकार को बनाना चाहिए, पहली शर्त ये है, ठीक है। जब जनता की इच्छा के अकॉर्डिंग कानून नियम बनाए जाएंगे तो क्या किसी प्रकार की बाधा हो सकती है? नहीं मेरे दोस्तों। आप बताओ कि आपके विचारों के अकॉर्डिंग कोई दूसरा व्यक्ति आपके पास आपके संपर्क में आ जाता है, तो क्या आप उसका विरोध करोगे? नहीं, क्योंकि आप दोनों के विचार बराबर है, ठीक, मिल रहे हैं। तो वही बात यहाँ पर है मेरे दोस्तों कि जनता की इच्छा के अकॉर्डिंग यदि सरकार कानून नियम बनाती है तो किसी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न नहीं होगी। तो जनता की अपेक्षा क्या है, जनता की इच्छा क्या है सरकार से, तो सरकार वही कार्य जनता के लिए करे। तो ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है कि किसी प्रकार की बाधाएं नहीं होनी चाहिए, जनता की इच्छा के अकॉर्डिंग काम सरकार को करना चाहिए। दूसरी बात स्थायित्व, स्थायित्व प्रतिनिधि शासन व्यवस्था की दूसरी जो शर्त है वो जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहता है कि स्थायित्व होना चाहिए, ठीक है। सरकार कई दिनों तक 5 साल तक बनी रहनी चाहिए। लंबी समय तक सरकार कैसे बनी रहेगी, उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, तो जनता की इच्छा के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। और जब भी जनता उस कानून का पालन करेगी तो वो ये कहना चाहता है कि सरकार में क्या होना चाहिए, स्थिरता, स्थायित्व होना चाहिए, अर्थात स्थिरता का गुण होना चाहिए। जो सरकार स्थिर रहती है, स्थायित्व रहती है, वही अधिकतम सकारात्मक रूप से लोगों का भला कर सकती है। वह बात जॉन स्टुअर्ट मिल कहना चाहता है। तो ठीक है, तो हमें भी वही काम, जनता को भी अधिकार देता है कि जनता को वही काम करना चाहिए जिससे कि सरकार का स्थायित्व बना रहे, ठीक है। और सरकार को भी ये चाहिए कि एक स्थायित्व सरकार कैसी रहे, तो उसी प्रकार के नियम कानून बनाना चाहिए। तो ये शर्तें हैं मेरे दोस्तों। अगली शर्त क्या है कि सरकार का उद्देश्य, सरकार का कानून या उद्देश्य, सरकार का उद्देश्य, तो सरकार का उद्देश्य क्या है कि एक तरह से कानून नियम बनाना, ठीक है। और कानून नियम जब बनाए जाएंगे तो वो जनता की अपेक्षा के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो जनता की अपेक्षा के अकॉर्डिंग कानून बनेंगे तो जनता उसको मानेगी कि नहीं मानेगी, उसकी पालना करेगी कि नहीं करेगी? तो दोस्तों बताओ आप, तो पालना
करेगी यदि वह जनता की इच्छा के अकॉर्डिंग है, जनता की अपेक्षा के अकॉर्डिंग है, तो उसका पालन जनता करेगी। ठीक है। और वो जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहना चाहता है कि यदि कानून, नियम या विधि जनता की इच्छाओं के अकॉर्डिंग है तो उसको तत्काल प्रभाव से जनता को आगे आकर अपने ऊपर लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अपने ऊपर लागू होगा तो समाज के ऊपर फटाफट लागू हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कानून नियम ऐसे होने चाहिए जिससे कि सभी लोग उसकी पालना तुरंत प्रभाव से कर सके। ठीक है, ये बात है। तो ये है शर्तें हैं मेरे दोस्तों। आगे बात करें अपन कि लोकतंत्र के बारे में, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है लोकतंत्र संबंधी विचारों के अंदर। और लोकतंत्र के अंदर उसने कौन से लोकतंत्र के बारे में समर्थन किया? उसने कहा कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। ठीक है मेरे दोस्तों। बेंथम ने भी क्या कहा था कि बेंथम ने क्या कहा था मेरे दोस्तों कि गणतंत्रीय शासन व्यवस्था, गणतंत्रीय शासन व्यवस्था क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। तो वही गणतंत्रीय शासन व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? प्रजातंत्र शासन व्यवस्था या लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ पर हमें ये पता लग रहा है कि बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल के अंदर ये थोड़ी सी समानता है कि उन्होंने कौन से शासन व्यवस्था को अच्छा माना, तो लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था ऑप्शन में नहीं है तो क्या आएगा? गणतंत्रीय शासन व्यवस्था। वो भी ऑप्शन में नहीं है तो क्या आएगा कि प्रतिनिधात्मक शासन व्यवस्था। लेकिन यहाँ अपन बात करते हैं बेंथम जो था वो प्रतिनिधात्मक शासन के पक्ष में नहीं था, वो गणतंत्रीय शासन व्यवस्था के अंदर प्रतिनिधात्मक शासन व्यवस्था का पक्ष में नहीं था। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल प्रतिनिधात्मक शासन व्यवस्था के क्या था? पक्ष में था। ये बात आपको याद रखना। और दोनों ही प्रजातंत्र, लोकतंत्र या गणतंत्रीय शासन व्यवस्था के पक्ष में है, दोनों ही। लेकिन विरोधाभास क्या है कि बेंथम गणतंत्रीय शासन व्यवस्था को अच्छा, बेंथम जो था वो गणतंत्रीय शासन व्यवस्था को अच्छा मान रहा था, लेकिन प्रतिनिधात्मक शासन व्यवस्था को अच्छा नहीं मान रहा था। जबकि जॉन स्टुअर्ट मिल प्रतिनिधात्मक शासन व्यवस्था को बहुत अच्छा मान रहा है मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं कि इस लोकतंत्र के अंदर, इस गणतंत्रीय शासन व्यवस्था के अंदर, गणतंत्रीय शासन व्यवस्था के अंदर दो चीजें होती है भाई। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष गणतंत्र, प्रत्यक्ष प्रतिनिधि शासन व्यवस्था। हम कह सकते हैं कि दूसरी तरफ से अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि शासन व्यवस्था। तो दोस्तों जॉन स्टुअर्ट जो मिल था वो लोकतंत्र के अंदर गणतंत्रीय शासन व्यवस्था को अच्छा माना, बेंथम ने भी अच्छा माना। लेकिन क्या बेंथम ने प्रतिनिधि शासन व्यवस्था को अच्छा माना? नहीं, लोकतंत्र को, गणतंत्रीय शासन व्यवस्था को तो अच्छा माना, लेकिन प्रतिनिधित्वात्मक शासन व्यवस्था को बेंथम अच्छा नहीं माना। तो प्रतिनिधि शासन व्यवस्था को लोकतंत्र के अंदर अच्छा किसने माना? तो आपका आंसर होना चाहिए जॉन स्टुअर्ट मिल। अब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र या गणतंत्रीय शासन व्यवस्था में दो चीजें होती है भाई। प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रतिनिधि शासन व्यवस्था, दूसरा
अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि शासन व्यवस्था। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रतिनिधि शासन व्यवस्था और अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि शासन व्यवस्था। तो बात ये करते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल है, जॉन स्टुअर्ट मिल कौन सी शासन व्यवस्था, लोकतंत्र के अंदर भी, गणतंत्री शासन व्यवस्था के अंदर भी कौन सी शासन व्यवस्था को अच्छा मानता है, प्रत्यक्ष वाली को या अप्रत्यक्ष वाली को? तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर जॉन स्टुअर्ट मिल लोकतंत्र के अंदर अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि शासन व्यवस्था को अच्छा मानता है। तो हमारे भारत के अंदर भी हम जिनका चुनाव करते हैं, जैसे और फिर वो लोग किसी दूसरे का चुनाव करते हैं, वह प्रतिनिधित्वात्मक शासन प्रणाली होती है अप्रत्यक्ष। ठीक है मेरे दोस्तों, तो जैसे हमारे यहाँ पर राज्यसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, वो क्या है? प्रतिनिधित्वात्मक शासन व्यवस्था ही हम जिनको चुनते हैं वो लोग करते हैं, तो वो क्या हो गया? अप्रत्यक्ष ही तो हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों, और अप्रत्यक्ष हो गया। और तो हमारे यहाँ पर शासन व्यवस्था कैसी है? अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वात्मक शासन व्यवस्था है। हम जो वोट देते हैं वो प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है। MP MLA जो भी है वो हमारे अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है मेरे दोस्तों। ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं है। तो जहां रूसो ने कौन सी शासन प्रणाली की बात की थी? रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का जनक है, अर्थात लोकप्रिय संप्रभुता का जनक है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किसने किया था? रूसो ने। तो यहाँ पर रूसो के विचारों का भी क्या है? खंडन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया मेरे दोस्तों। तो जॉन स्टुअर्ट मिल रूसो के जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, रूसो ने जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसी शब्दावली दी, उसका यहाँ पर खंडन हो जाता है। तो और यहाँ पर अप्रत्यक्ष, तो ये आप ये बताओ कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि शासन व्यवस्था संबंधी जो विचार दिए, तो क्या आज भारत के अंदर वो प्रासंगिक है या नहीं है? ना प्रासंगिक मेरे दोस्तों। हमारे यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक प्रतिनिधित्वात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये आप याद रखना। लोकतंत्र के बारे में और मैं बात करता हूं आपसे। जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र की प्रत्यक्ष, लोकतंत्र की अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि शासन व्यवस्था में, लोकतंत्र की प्रतिनिधि शासन व्यवस्था में ही लोगों को सुख प्रदान हो सकता है। ठीक है, लोगों को अधिकार मिल सकते हैं, लोगों को समानता मिल सकती है, लोगों का व्यक्तित्व निखर सकता है, लोगों में मानवीय गुण आ सकते हैं, लोगों का सकारात्मक भला हो सकता है। इसी शासन प्रणाली के अंदर सरकार है वो लोगों का अधिकतम भला कर सकती है, व्यक्तित्व का निखार सकती है। हमारी जो मूलभूत आवश्यकता होती है, शिक्षा है, चिकित्सा है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, ये सब व्यवस्था इसी शासन व्यवस्था में अच्छी तरह से हो सकती है। इसीलिए जॉन स्टुअर्ट मिल इस शासन प्रणाली पर ज़्यादा बल देता है मेरे दोस्तों। यानी कि इसी शासन व्यवस्था में एक व्यक्ति, समाज, सभी जो क्या कर सकते हैं? अपना अधिकतम विकास कर सकते हैं मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं अपन, ये याद कर लेना आप, सच्चा लोकतंत्र से संबंधित, सच्चा लोकतंत्र बनाम झूठा लोकतंत्र। ठीक है मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा सकता है कि सच्चा लोकतंत्र बनाम झूठा लोकतंत्र या झूठा लोकतंत्र बनाम सच्चा लोकतंत्र जैसी शब्दावली किसने दी?
तो आपका आंसर क्या आना चाहिए मेरे दोस्तों? वहाँ 4 ऑप्शन आएंगे, गलत करके मत आना। जॉन स्टुअर्ट मिल ने दी थी। हम ये कह सकते हैं कि झूठा लोकतंत्र और सच्चा लोकतंत्र, ऐसी शब्दावली किसने दी थी? तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने दी थी। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों यहाँ ये प्रश्न, तो आप याद कर लेना। तो ये शब्दावली जो है, सच्चा लोकतंत्र है बनाम झूठा लोकतंत्र है, नकली लोकतंत्र असली लोकतंत्र शब्दावली है, ये भी जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी कौन सी पुस्तक में दी थी? तो वही है कंसीडरेशन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बुक के अंदर ही ये विचार दिया था। तो मतलब प्रतिनिधि शासन व्यवस्था और लोकतंत्र संबंधी जो विचार थे उसने कंसीडरेशन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बुक के अंदर ही देता है। तो अब हम ये समझते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग सच्चा लोकतंत्र क्या होता है और झूठा लोकतंत्र क्या होता है। हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग 2 प्रकार से होता है। पहला है झूठा लोकतंत्र, झूठा लोकतंत्र। दूसरा है सच्चा लोकतंत्र, सच्चा लोकतंत्र। तो झूठा लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? फॉल्स डेमोक्रेसी, फॉल्स डेमोक्रेसी, फॉल्स डेमोक्रेसी। और इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रू डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी। तो झूठा लोकतंत्र, जॉन स्टुअर्ट मिल ने झूठा लोकतंत्र किसे कहा? तो याद रखना वो यहाँ पर थोड़ा बेंथम का खंडन करके झूठा लोकतंत्र कहता है। बेंथम ने क्या कहा था? ये याद रखना बेंथम के अकॉर्डिंग कि एक व्यक्ति एक मत, एक व्यक्ति एक मत, ये शब्दावली ये कथन किसका? बेंथम का है। बेंथम ने यह भी कहा था शासन कैसा होना चाहिए? बहुमत, बहुमत का शासन के बारे में बात की थी बेंथम ने। ठीक है, तो एक व्यक्ति एक मत, बहुमत का शासन, यह शब्दावली किसकी है? बेंथम की है। तो ध्यान देने की बात है। तो एक है बहुमत है, तो बहुमत भी संख्या का आंकड़ा है और एक है ये भी संख्या का आंकड़ा है। ठीक है, जैसे हमारी लोकसभा के अंदर 271 जादुई आंकड़ा है, उसको पार करना, उसको प्राप्त करने का मतलब है कि स्पष्ट बहुमत वाली सरकार। तो ये संख्या हो गई, तो एक भी संख्या है और बहुमत भी संख्या है। तो यहां पर वो क्या कहता है कि झूठा लोकतंत्र क्या है? वह लोकतंत्र जो संख्या पर आधारित है। ठीक है मेरे दोस्तों, वह लोकतंत्र जो संख्या पर आधारित है वह कौन सा है? झूठा लोकतंत्र है। तो यहाँ पे किसका उसने खंडन किया? मुख्य रूप से बेंथम की शब्दावलियों का, बेंथम के कथनों का। वो कथन कौन कौन से? एक व्यक्ति एक मत और बहुमत का शासन। मेरे दोस्तों आप समझ गए होंगे झूठा लोकतंत्र क्या है। जो संख्या पर आधारित होता है वो झूठा लोकतंत्र होता है। अब बात करते हैं अपन सच्चा लोकतंत्र। तो सच्चा लोकतंत्र क्या होता है यहां लिख देता हूं मैं। सच्चा लोकतंत्र के बारे में वो क्या कहता है कि सच्चा लोकतंत्र में अपने नवीन विचार दिए। तो पहला विचार मैं लिख देता हूं आपके सामने, बहुल मतदान। बहुल, ये याद कर लेना, सच्चे लोकतंत्र में कौन कौन से उसके विचार आते हैं? बहुल मतदान आ गया, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता।
संपत्ति की योग्यता, संपत्ति की योग्यता, खुला मतदान, खुला मतदान, विधि निर्माण, विधि निर्माण, द्वितीय सदन का समर्थन, द्वितीय सदन का समर्थन। 8 नंबर है वेतन और भत्ते, वेतन व भत्ते। चुनाव, और 10 नंबर पे है मताधिकार, मताधिकार। जो अपने सच्चे लोकतंत्र के अंदर जॉन स्टुअर्ट मिल के अंदर ये विचार आते हैं, बहुल मतदान है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, शैक्षिक योग्यता, संपत्ति की योग्यता, खुला मतदान, विधि निर्माण, द्वितीय सदन का समर्थन, वेतन व भत्ते, चुनाव है, मताधिकार है, ये शब्दावली आते हैं। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं अपन सच्चा लोकतंत्र के अंदर, या अपन ये कह सकते हैं असली लोकतंत्र के अंदर। ठीक है मेरे दोस्तों, बात करते हैं अपन बहुल मतदान। सबसे पहले है बहुल मतदान, बहुल मतदान की चर्चा करते हैं। बहुल मतदान, बहुल मतदान के बारे में ये कहना चाहते हैं कि जहां बेंथम ने कहा था कि एक व्यक्ति एक वोट, यानी कि एक व्यक्ति को एक वोट देना चाहिए, तो बहुल मतदान का मतलब होता है कि बेंथम की आलोचना करता है और जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहता है कि मतदान कैसा होना चाहिए, बहुल मतदान होना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति गुणी है, पढ़ा लिखा हुआ है, विद्वान है, चरित्रवान है, समझ में आ गया, जो पढ़ा लिखा है, गुणवान है, चरित्र है, अनुभवी है, उस व्यक्ति को एक मत की तुलना में उसको अधिकतम कितना वोट देना चाहिए, 5। कहने का मतलब यह है कि बहुल मतदान का, या अपन ये कह सकते हैं भारित मतदान, भारित मतदान। ठीक है, बहुल मतदान का मतलब है भारित मतदान या प्लूरल वोटिंग, प्लूरल वोटिंग अंग्रेजी के अंदर। तो वो कहता है कि गुणी व्यक्ति, पढ़े लिखे लोगों को एक व्यक्ति एक मत नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर गुण होते हैं, अनुभव होता है लोकतंत्र को समझने वाला, तो उसको एक मत नहीं दिलाना चाहिए, उसके लिए 5 मतों की आवश्यकता होनी चाहिए, 5 मत उसको देना चाहिए। तो ये बात वो कहना चाहते हैं। तो जहाँ पर बेंथम ने एक मत, एक व्यक्ति एक मत शब्दावली दी थी, वहीं पर ये कहता है कि उन लोगों को 5 मत कम से कम देना चाहिए जो पढ़े लिखे हो। तो आप ये समझ गए होंगे, मैं डायरेक्ट एक पंक्ति लिख रहा हूँ जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग, उससे आप समझ जाएंगे मेरे दोस्तों मिल क्या कहता है। बुद्धिमान, बुद्धिमान, गुणी एवं शिक्षित नागरिकों को बुद्धिहीन गुणहीन एवं अशिक्षित नागरिकों से अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो मेरे दोस्तों। मिल ने क्या कहा, बुद्धिमान, गुणी एवं शिक्षित नागरिकों को बुद्धिहीन, गुणहीन, अशिक्षित नागरिकों से अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए।
ठीक है, तो आप समझ गए होंगे बहुल मतदान क्या है, भारित मतदान क्या है। जो पढ़ा लिखा लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, उनको अशिक्षित लोगों की तुलना में अधिक मत देना चाहिए। और कितने मत, कम से कम उसको 5 मत देने की जरूरत है, 5 मत देने का समर्थन किया था। आगे वो कहते हैं, वो ये कहना चाहता है कि लोकतंत्र को बुद्धिमान लोग, गुणी लोग, शिक्षित लोग ही लोकतंत्र को बनाए रखते हैं, वही लोग स्थायित्व प्रदान करते हैं मेरे दोस्तों। और उन्हीं लोगों के कारण क्या है, कानून नियम अच्छे बनते हैं, और उन्हीं लोगों के कारण क्या हो सकता है, लोकतंत्र में समाज का भला हो सकता है। ये जॉन स्टुअर्ट मिल कहना चाहता है कि बुद्धिमान, गुणी और शिक्षित लोगों से नागरिकों का भला हो सकता है। तो प्रजातंत्र के अंदर ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है मेरे दोस्तों। तो वो कहता है कि नागरिकों व प्रतिनिधि जिसको हमें एमपी और एमएलए कहते हैं, तो हमारे एमपी एमएलए जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग कैसे होने चाहिए, गुणी होने चाहिए, शिक्षित होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए। ये बात जॉन स्टुअर्ट मिल कहना चाहता है अपने विचारों के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जॉन स्टुअर्ट मिल वो कहना चाहता है, मैं डायरेक्ट बता देना चाहता हूं कि बहुमत का अत्याचार व अल्पसंख्यकों की अपेक्षा, ठीक है मेरे दोस्तों। आनुपातिक प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली उसने क्यों अपनाई, तो आपका जवाब होना चाहिए कि जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहना चाहता है कि बहुमत का जहाँ पे शासन होता है, बहुमत का मतलब जहाँ पर बहुमत से सरकार बनती है, ठीक है, तो बहुमत के शासन को लोकतंत्र के लिए खतरनाक माना, अत्याचार माना। कि लोकतंत्र को खतरा किस चीज़ से है, 2 चीज़ों से है। एक तो किससे है, बहुमत के शासन से, बहुमत के शासन से लोकतंत्र को खतरा है। दूसरी बात करता है कि लोकतंत्र में जब यदि अल्पसंख्यक लोगों की उपेक्षा हो जाती है तब भी लोकतंत्र को खतरा हो जाता है। इसलिए लोकतंत्र शासन व्यवस्था के अंदर कौन सी शासन व्यवस्था होनी चाहिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, यानी कि अप्रत्यक्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र का बचाव हो सकता है, वरना लोकतंत्र का बचाव नहीं हो सकता है। क्योंकि लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है, तो ये बहुमत के शासन से क्या हो जाता है, लोकतंत्र का अत्याचार हो जाता है, और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करने से भी लोकतंत्र का क्या हो जाता है, अत्याचार हो जाता है। ठीक है, तो इस अत्याचार से बचाने के लिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दी थी मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्तों, तो वो कहता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली से ही बहुमत का शासन खत्म हो सकता है और लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को अधिकार मिल सकता है। तो वो एक बात कहता है कि मिल अल्पमत भी बहुमत के समान अधिकार रखते हैं और अल्पमतों की बात देश के शासन
शासन संचालन के संबंध में नहीं सुनी जाती है तो जनतंत्र की स्थिति को स्वस्थ या संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। संतोषजनक नहीं माना जा सकता है। मेरे दोस्तों, मिल क्या कह रहा है? अल्पमत भी बहुमत के समान अधिकार रखते हैं, ठीक है, और अल्पमतों की बात देश के शासन संचालन के संबंध में नहीं सुनी जाती है। मतलब अल्पमतों वाले जो अल्प है, कम है, उनकी बात ही कोई नहीं सुनते हैं। जहाँ पर बहुमत का शासन होता है वहाँ अल्प लोगों की बात कोई नहीं सुनता है। तो जनतंत्र की स्थिति को स्वस्थ या संतोष नहीं माना जा सकता है। जॉन स्टुअर्ट मिल कहना चाहता है कि जिस देश में, जिस शासन प्रणाली में, जिस प्रजातंत्र के अंदर अल्पसंख्यकों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है या उनकी बात नहीं मानी जाती है, तो लोकतंत्र के लिए ये अच्छा नहीं है। इसीलिए मेरे दोस्तों, उसने अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी लोकतंत्र में है, उनकी पार्टिसिपेशन लोकतंत्र में हो सके, राजनीतिक पार्टियों में अल्पसंख्यकों को जोड़ा जा सके, इसलिए उसने क्या कहा कि लोकतंत्र में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होनी चाहिए। और ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि अल्पसंख्यकों के हित में कौन सी शासन प्रणाली अच्छी होगी, तो आपका आंसर होना चाहिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल कह रहा है अपने विचारों के अंदर मेरे दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन शैक्षिक योग्यताएं। तो शैक्षिक योग्यताएं अभी मैंने आपको बता दी। शैक्षिक योग्यता वो कहता है कि लोकतंत्र के अंदर नागरिक भी पढ़े लिखे होने चाहिए और जो हमारे जो प्रतिनिधि है, एमएलए है, एमपी है, वो भी पढ़े लिखे होने चाहिए, ठीक है मेरे। तब भी क्या है, समाज का भला हो सकता है, समाज का विकास हो सकता है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर एक पंक्ति आप याद रखना मिल की, वो ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सॉरी, मैं इस बात को पूर्ण रूप से अस्वीकार करता हूँ कि जो व्यक्ति पढ़ने लिखने में और गणित के सामान्य सवाल हल करने में समर्थ नहीं है, उसे मतदान में हिस्सा न लेने दिया जाए। तो आप समझ गए होंगे मेरे दोस्तों, यानी मतदान देने का अधिकार भी नहीं दे रहा है कौन? जॉन स्टुअर्ट मिल। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, गणित के सामान्य नियमों को नहीं जानता, तो वो मतदान देने का भी उसको मतदान देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जॉन स्टुअर्ट मिल कहीं ना कहीं नागरिकों को मतदान देने के अधिकार के लिए और सरकार बनाने के लिए एमपी, एमएलए, विधायकों को, प्रतिनिधियों को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, अर्थात वो शिक्षित होना चाहिए। वो बात जॉन स्टुअर्ट मिल कहना चाहता है।
तो मिल क्या करता है कि मैं इस बात को पूर्ण रूप से अस्वीकार करता हूँ कि जो व्यक्ति पढ़ने लिखने में और गणित के सामान्य सवाल हल करने में समर्थ नहीं है, उसे मतदान में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। तो मतदान में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब प्रत्येक वयस्क मताधिकार वाले जो व्यक्ति है, जो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, वो लोग पढ़े लिखे होने चाहिए मेरे दोस्तों, ठीक है। और हमें विधायक या एमएलए उन्हीं को बनाना चाहिए जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग, जो पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो ये विचार पश्चिमी विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल के हैं मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं संपत्ति की योग्यता। संपत्ति की योग्यता, संपत्ति की योग्यता, संपत्ति की योग्यता के बारे में वो ये कहना चाहता है कि जो कानून जो नियम बनाते हैं वहाँ पर संपत्तिशाली व्यक्ति होने चाहिए, अर्थात संपत्ति को भी एक योग्यता माना है, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा संपत्ति होगी वो देश और देश को कर देगा, अदायगी देगा, कर अदायगी कर देगा, तो ही वो कानून व्यवस्था को सही तरीके से संभाल सकता है, अर्थात अर्थव्यवस्था को सही तरीके से संभाल सकता है। तो वो कहीं ना कहीं संपत्ति की योग्यता के बारे में भी बात करता है। तो ये एक पंक्ति याद कर लेना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मिल क्या कहना चाहता है आप समझ जाओगे। यह महत्वपूर्ण बात है कि जो सभा कर लगाती है, जो सभा कर लगाती है वह केवल उन्हीं लोगों की होनी चाहिए जो इन करों का भार सहन करते हो। यदि न देने वालों को दूसरों पर कर लगाने का अधिकार दिया तो वे व्यक्ति आर्थिक मामलों में खूब खर्च करने वाले या बचत न करने वाले होंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, मैं फटाफट पढ़ देता हूँ, टाइम बच जाए। मिल क्या कहता है, यह महत्वपूर्ण बात है कि जो सभा कर लगाती है वह केवल उन्हीं लोगों की होनी चाहिए जो इन करों को भार सहन करते हैं, अर्थात जो कर देते हैं, जिनके पास संपत्ति है, जो सरकार को कर देते हैं, उन्हीं लोगों की एक सभा होनी चाहिए। वही लोग क्या बनानी चाहिए, सरकार बनानी चाहिए। इसका मतलब ये है, यदि न देने वाले को दूसरों पर कर लगाने का अधिकार दिया तो, यानी कि जो कर नहीं देते हैं वो लोग जो कोई कानून नियम बनाएंगे अर्थव्यवस्था से संबंधित, तो क्या होगा, तो वे व्यक्ति आर्थिक मामलों में खूब खर्च करने वाले हो जाएंगे। आर्थिक मामलों में खूब खर्च कर लेंगे, क्योंकि उनको तो कर देना ही नहीं ना, वो तो कुछ समझते ही नहीं ना। या फिर बचत करने वाले न होंगे, या बचत न करने वाले होंगे तो बचत भी नहीं होगी। तो वो कहते हैं कि संपत्ति भी एक योग्यता होती है। जो संपत्ति का महत्व जानते हैं वो लोग ही अर्थव्यवस्था से संबंधित कानून नियम बनाए लोकतंत्र के अंदर, वो बात ही कहना चाहता है। तो ये प्रश्न आ सकता है मेरे दोस्तों कि किस विद्वान ने लोकतंत्र के अंदर संपत्ति को अनिवार्य माना या संपत्ति को लोकतंत्र के लिए एक योग्यता माना, तो वह जॉन स्टुअर्ट मिल। खुला मतदान प्रणाली, खुला मतदान प्रणाली, ध्यान दो, बेंथम ने जहां कौन सी शासन प्रणाली के बारे में बात की थी, गुप्त शासन
प्रणाली के बारे में बात की थी बेंथम ने, वहीं हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल ने किसकी बात की थी? खुला मतदान प्रणाली के बारे में बात की थी। मतदान खुला होना चाहिए, सबको पता लग जाए कि अमुक आदमी ने अमुक व्यक्ति को, अमुक प्रतिनिधि को वोट दिया है। मेरे दोस्त आगे बात करते हैं विधि निर्माण। विधि निर्माण, कानून निर्माण। वो कहते हैं कि कानून लोकसभा का मतलब यहाँ इंग्लैंड की बात हो रही है, तो इंग्लैंड की बात हो रही है तो इंग्लैंड की लोकसभा को हम क्या कहेंगे? हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है मेरे दोस्तों। इंग्लैंड की लोकसभा को क्या कहेंगे हम? हाउस ऑफ कॉमन्स। तो विधि निर्माण का कार्य हाउस ऑफ कॉमन्स या विधायिका को नहीं होना चाहिए। तो विधि या निर्माण कानून कैसे बने? तो वो जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहना चाहते हैं कि एक विधि आयोग बनाया जाए, विधि आयोग बनाया जाए, और विधि आयोग ही कानून बनाए, नियम बनाए देश को चलाने के लिए। मेरे दोस्तों तो ये कानून बनाएगा, लेकिन कानून किसके निर्देशन में बनाएगा? हाउस ऑफ कॉमन्स अर्थात विधायिका अर्थात लोकसभा के निर्देशन में बनाएगा। जब कानून बना देगा तो उसको पास करने का अधिकार किसके पास होना चाहिए? लोकसभा को, हाउस ऑफ कॉमन्स, विधायिका। मैं हाउस ऑफ कॉमन्स क्यों लिखा? क्योंकि जॉन स्टुअर्ट मिल इंग्लैंड की व्यवस्था से संबंधित अपना विचार दे रहा है, इसलिए। तो आप समझ गए होंगे, कानून बनाने का अधिकार विधि आयोग को देगा। और विधि आयोग में सदस्य कौन होंगे? प्रतिनिधि होंगे क्या? नहीं, वो कहता है कि यहाँ पे जो प्रतिनिधि हो वो क्या होंगे? सिविल सर्विस वाले हो, सिविल सर्विस वाले व्यक्ति हो जो कानून नियम बनाएंगे, ठीक है। फिर वो कानून नियम लोकसभा या विधायिका के द्वारा पास होने चाहिए। ये बात वो कहना चाहता है अपने विचारों के अंदर, ठीक है मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं द्वितीय सदन। द्वितीय सदन और द्वितीय सदन का आपको पता है मेरे दोस्तों कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में जो संसद है, ठीक है मेरे दोस्तों, तो इंग्लैंड में जो संसद है, हम भारत से तुलना करके बता रहा हूँ। भारत में निम्न सदन को क्या कहेंगे? लोकसभा। और उच्च सदन को क्या कहेंगे? राज्यसभा। वैसे ही इंग्लैंड के अंदर लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। और उच्च सदन को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। इसको लॉर्ड सभा के नाम से भी जानते हैं मेरे दोस्तों, लॉर्ड सभा। तो जहां बेंथम ने ये कहा अपने विचारों के अंदर कि राज्यसभा मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब लॉर्ड सभा को भंग कर देना चाहिए, इसको समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। वहीं जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहना चाहते हैं कि यदि लोकसभा के ऊपर यदि आपको नियंत्रण रखना है, हाउस ऑफ कॉमन्स के ऊपर नियंत्रण रखना है, तो इस सदन की बहुत यह सदन बहुत ज़रूरी है, इसका ये बना रहना चाहिए मेरे दोस्तों। क्यों बना रहना चाहिए? तो उसने ये भी कहा था कि इसमें बड़े बुजुर्ग लोग आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुने जाने चाहिए, और इसी में मतलब अनुभवी लोग बैठेंगे, ज़्यादा शिक्षित लोग बैठेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। अनुभवी लोग बैठेंगे, शिक्षित लोग बैठेंगे, समझदार लोग बैठेंगे, गुणवान लोग बैठेंगे। वो लोग इसके ऊपर नियंत्रण रखेंगे कि कानून अच्छा बन रहा है नहीं बन रहा है, ये कानून देश के लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए वह राज्यसभा को अर्थात लोक सभा को बनाए रखने की बात की थी इंग्लैंड के अंदर, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं हम
वेतन और भत्ते, वेतन व भत्ते। दोस्तों जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहना चाहता है कि जो भी प्रतिनिधि बनता है उसको किसी प्रकार का मानदेय, उसको किसी प्रकार की तनख्वाह पेमेंट नहीं मिलना चाहिए, उसको वेतन भत्ते नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो समाज की सेवा करने के लिए संसद में जा रहे हैं प्रतिनिधि के रूप में, तो उनको किसी प्रकार का वेतन भत्ता नहीं मिलना चाहिए। तो फिर कैसे काम करे? वो निष्काम भावना की कामना से, अर्थात मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो देश की सेवा करने के लिए संसद में आया हूँ, तो वो वेतन भत्ते के समर्थन में नहीं है जॉन स्टुअर्ट मिल। मेरे दोस्तों आगे बात करते हैं चुनावों के बारे में। जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहना चाहता है कि चुनाव क्या है कि हर साल नहीं होना चाहिए। जहां बेंथम ने ये कहा था कि चुनाव संसद का 1 वर्ष में होना चाहिए, अर्थात वार्षिक संसद, 1 वर्षीय संसद या वार्षिक संसद की शब्दावली बेंथम ने दी। तो बेंथम से उल्टा विचार जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया कि नहीं, संसद 1 वर्षीय नहीं होना चाहिए, वार्षिक संसद नहीं होनी चाहिए, संसद का चुनाव 1 वर्ष में नहीं होना चाहिए, कम से कम 5 साल में संसद एक बार चुनी जानी चाहिए। मेरे दोस्तों तो वो ये बात कहना चाहता है कि चुनाव से संबंधित कि बार बार चुनाव नहीं होना चाहिए, 5 साल के लिए एक चुनाव होना चाहिए। तो वो बेंथम की उस बात का खंडन करता है। बेंथम कहता है कि वार्षिक संसद की बात की, अर्थात 1 वर्षीय संसद की बात की, उसका वो खंडन करता है कि बार बार 1 वर्ष के लिए चुनाव नहीं हो सकता है। चुनाव होगा तो 5 साल के लिए एक बार होगा, बार बार चुनाव नहीं होना चाहिए, जिससे कि जनता का कल्याण नहीं हो सकता है, जनता का पैसा, सरकार का पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। आगे वो ये भी बात करता है कि मत जो होता है, मतों को गिनने के साथ साथ तोला जाना चाहिए। तोला का मतलब वजन होना चाहिए, वजन भी होना चाहिए। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। ये किसकी बात है, ये किसका कथन है? किसने कहा था कि वोटों को, मतों को गिरने के साथ साथ तोलना चाहिए, उनका वजन होना चाहिए। मेरे दोस्तों ये जॉन स्टुअर्ट मिल का है ये विचार, तो ये आप याद कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मतों के लिए वजन की बात किसने की थी? जॉन स्टुअर्ट मिल ने की थी। अब आगे बात करता हूँ मताधिकार। ठीक है मेरे दोस्तों, मताधिकार जहां पर बेंथम ने स्त्रियों के लिए मतदान की बात नहीं की, बेंथम ने स्त्रियों के लिए महिलाओं के मताधिकार की बात नहीं की, वहीं जॉन स्टुअर्ट मिल महिलाओं के मताधिकार की बात की थी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मताधिकार के बारे में जॉन स्टुअर्ट मिल पुरुषों को भी बराबर अधिकार दे रहा है और महिलाओं को भी बराबर अधिकार दे रहा है मेरे दोस्तों। तो अब ये बात करें अपन कि ये मताधिकार वाली बात है, ठीक है, तो महिला और पुरुषों को बराबर मताधिकार देना चाहिए, ये बात भी कंसीडरेशन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बुक के अंदर लिखी थी जॉन स्टुअर्ट मिल ने। ठीक है मेरे दोस्तों, लेकिन बात करें कि महिला व पुरुष दोनों समान है, किसमें? अपनी योग्यता में, अपनी योग्यता के हिसाब से सम्मान है और लिंग के हिसाब से भी क्या है? सम्मान है। समाज के अंदर लिंग के आधार पर लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं। वहीं जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहना चाहते हैं कि पुरुष जो काम कर सकता है
वह काम एक महिला भी कर सकती है, इसलिए समाज में लिंग के आधार पर महिला पुरुष में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये बात वो जॉन स्टुअर्ट मिल हमें कहना चाहते हैं, और वो कौन सी बुक में, सब्जेक्शन ऑफ वोमेन के अंदर, द सब्जेक्शन ऑफ वोमेन, सब्जेक्शन ऑफ वोमेन बुक के अंदर ये कहना चाहते हैं, जो 1869 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर महिला और पुरुषों को समान योग्यता देता है, स्त्री और पुरुषों को लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो बात द सब्जेक्शन ऑफ वोमेन में लिखता है। और जहाँ पर मताधिकार की बात है, महिला पुरुषों को समान मत होना चाहिए, सार्वभौमिक मताधिकार देना चाहिए, वो बात कौन सी में, वो बात लिखता है कंसीडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बुक के अंदर मेरे दोस्तों। तो आज की क्लास इतनी मेरे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जहां रहो मस्त रहो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना मेरे दोस्तों। ये तो अपने हाथ की बात है, और तो अपने हाथ में कुछ है नहीं, लेकिन सब्सक्राइब करना तो अपने हाथ में है मेरे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जहां रहो मस्त रहो, आराम से।